फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नर्सिंग रिसर्च का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रपोजल राइटिंग गाइडलाइंस। इस चैप्टर में मेनली हम ये बात करेंगे कि आप रिसर्च से पहले जो प्रपोजल लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, उसका गाइडलाइन यानी तरीका क्या होगा। ठीक है, अब इसमें जो है मतलब हम ये एक चीज़ देखेंगे कि प्रपोजल क्या है, या फिर आपका जो है वो जिसको हम साइनेप्सिस भी कहते हैं, साइनॉप्सिस। ठीक है, साइनॉप्सिस क्या है? तो ये मतलब इसको जाने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो प्रपोज़ल है ये एक स्किल होता है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बार बार आप एक प्रोफेशनल वे में बताते हैं कि भाई मैं जो रिसर्च करूँगा या ये जो मैं आगे जाके काम जिस चीज़ के ऊपर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं किस तरीके से करूँगा, ये मैं इसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल होंगी, इसमें मैं किस-किस तरीके से डेटा लूँगा, वो पूरा प्रोसेस जो है आप इसमें बताओगे और डिस्कस करोगे। ठीक है, तो ये आपका प्रपोज़ल राइटिंग होता है। ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, इसमें जो है मेनली हम प्रपोज़ल राइटिंग के जो 3-4 चैप्टर होते हैं वो पढ़ेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें उसमें पढ़ी जाती हैं, लिखी जाती है वो। सबसे पहले आपको जो है वो इंट्रोडक्शन बताया है प्रपोजल राइटिंग का। प्रपोजल राइटिंग में मतलब ये कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो पर्पस में बताया है टू आउटलाइन द प्लेन रिसर्च। ठीक है, इसमें आप मतलब एक प्लेन बनाते हैं, मतलब आपका प्रपोजल जो है ये एक प्लेन होता है और इसमें ये आप बताते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करते हो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है ना, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें आप किस-किस तरीके से क्या-क्या करोगे। ठीक है, तो वो सारा आप जो है उसमें लिखोगे। तो ये अभी आपने रिसर्च किया नहीं है, बल्कि रिसर्च करने का तरीका आप उसमें लिखोगे या उसमें जो आपका प्रोसेस होगा वो लिखोगे। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग में इसकी, कि ये जो है एनहेंस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब ये कि आप जो है वो टिपिकल चीज़ों से थोड़ा-सा हट जाते हो। आप जो भी काम करते हैं नर्सिंग में, तो आपके पास उसकी सबूत होती है कि भई ये मेरे पास एक एविडेंस है, आपने रिसर्च की है, आपने जो है वो इसके ऊपर बड़ा काम किया है, तो आपको पता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर हैंड हाइजीन को ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, ठीक है, एक हॉस्पिटल रूटीन में, तो आपको पता होगा कि हैंड हाइजीन से इन्फेक्शन रेट में काफ़ी कमी आती है। अब इस चीज़ के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई हैं, तो हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ आप नहीं फॉलो करेंगे जो टिपिकल लोग कहते हैं कि हाँ उसने कहा था, अच्छा है, ऐसा होता है, तो बस हम भी कर रहे हैं, पीछे आपको कोई रीज़न मालूम नहीं है। ठीक है, तो ये जो है रिसर्च का ये बड़ा रोल होता है। इसी तरह एड्रेसेस क्लिनिकल इश्यूज़। क्लिनिकल इश्यू मतलब ये कि आप जो है कोई भी प्रॉब्लम जिसको आप देखते हैं, ठीक है, तो उसको आप समझ सकते हैं, उसके पीछे जो रीज़न्स होते हैं उसको आप मालूम कर सकते हैं और इस चीज़ को डील कर सकते हैं। ठीक है, गाइड्स रिसोर्सेज एलोकेशन। रिसोर्सेज एलोकेशन मतलब ये कि आपको पता चलता है कि कहाँ पे कितना टाइम देना है, कितने पैसे खर्च करने हैं, कहाँ पे कितने नर्सेस, कितने लोग देने हैं। ठीक है, तो या फिर आपके जो है रिसर्च के लिए क्या-क्या चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप उसमें बताएँगे। और रिसर्च का ये एक फ़ायदा होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हॉस्पिटल में आपको जब रिसर्च करते हैं आपको पता चलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फलाने वार्ड में जो है ज़्यादा नर्सेस चाहिए, वहाँ पे रश ज़्यादा है, या वहाँ पे जो है वो मतलब टाइम या रिसोर्सेज ज़्यादा देने हैं, दूसरे में कम देने हैं। ठीक है, तो इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है मतलब आप एक कार्डियक यूनिट में आप जो है आप समझ लो कि नर्स है जहाँ पे आप पेशेंट को एजुकेशन दे रहे हैं और फिर वहाँ पे जो है वो एडमिशन्स लो हो रहे हैं, हार्ट रेट कम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप अपना रिसर्च यूज़ करोगे जिससे आपका वो होगा, यानी कि बेहतरी आएगी आपके काम में। ठीक है, अच्छा, अब आपके प्रपोज़ल में क्या-क्या चीज़ें शामिल है उसमें की कंपोनेंट जो उसके होंगे वो प्रॉब्लम होगा, सिग्निफिकेंस, पर्पस, मेथड एंड फ्रेमवर्क, की जो कि आगे एक-एक डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले उसमें है चैप्टर 1 में अगर हम बात करें, मतलब प्रपोज़ल का चैप्टर 1 जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन, रिसर्च प्रॉब्लम, मतलब उसके पॉइंट्स। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई। इसका मतलब क्या होता है,
इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे सबसे पहले चूँकि आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपना टॉपिक, तो सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम बताओगे। रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि आपका ये आपके प्रपोज़ल का हार्ट है, ठीक है? उसका मेन जो है ऑर्गन है या मेन पार्ट है, जिसमें आप अपने जो इश्यू है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो उसको बिल्कुल क्लियरली स्टेट करोगे, यानी क्लियरली बताओगे और अपने प्रॉब्लम को जस्टिफाई करोगे कि भाई आपको इसकी पढ़ने की नीड क्या है या इसके ऊपर रिसर्च करने की क्या नीड है, ठीक है? अब आप कोई भी मसला ऐसा ले रहे हो, ठीक है, तो आप उसका जस्टिफिकेशन दोगे। जैसे आप कहोगे कि भाई फॉर एग्जांपल कुछ लोग या फलाने हॉस्पिटल में या फलानी जगह में बहुत सारे नर्सेज ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहे या अपना अपना जॉब वो छोड़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है? अब इसके ऊपर जो है आप जाके रिसर्च करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि वो जॉब छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं या वो बर्न आउट जिसको कहते हैं, यानी कि वो दिल भर जाता है ना लोगों का। अब ये चीज़ जो है उसका आप सिग्निफिकेंस बताओगे। सिग्निफिकेंस मतलब आप सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर वो किया। आप जब किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो आप ये भी देखेंगे कि इसका नर्सेस को क्या फ़ायदा है, इसका नर्सिंग फील्ड को क्या फ़ायदा है, इसका पेशेंट्स को क्या फ़ायदा है, पेशेंट के फैमिली को क्या फ़ायदा है और प्रोफेशन को क्या फ़ायदा है, ठीक है? तो आप उसके मतलब सब के सब सिग्निफिकेंस के ऊपर देखेंगे, ठीक है? अब इसमें आपके जो है वो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आते हैं, यानी आते हैं कि भाई आप जो है ये मरीज़ के मसले को कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह ये किसी भी चीज़ के खर्चे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। यूज़ स्टैटिस्टिक टू हाइलाइट प्रेवलेंस, कॉस्ट एंड सेवेरिटी, ठीक है? इसमें आप ये देखेंगे कि भाई आप मतलब क्या कहते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी नंबर्स का यूज़ करेंगे। उसमें आप देखेंगे कि साल में इस चीज़ के ऊपर इतना खर्चा आ रहा है या इतने मरीज़ जो है लोगों की तादाद बढ़ रही है या इतना जो है वो पैसों का खर्चा आ रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप सिग्निफिकेंस में बताओगे। इसके अलावा टू एक्सप्लेन हाउ द स्टडी विल कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो आप स्टडी कर रहे हो उसका उसके पहले जो नॉलेज हमारे पास है उस चीज़ के बारे में आपकी स्टडी उसमें क्या न्यू चीज़ लाएगी, क्या न्यू ऐड करेंगी, ठीक है? तो उसका फ़ायदा क्या होगा, तो ये आप सिग्निफिकेंस में बताओगे। अच्छा, लास्ट में आएगा पर्पस। पर्पस में क्लियरली स्टेट द गोल ऑफ द स्टडी, मतलब ये कि आप अपने स्टडी का मेन गोल बताओगे कि भाई आपके स्टडी का मकसद क्या है। आप पेशेंट्स को स्ट्रेस फॉर एग्जांपल स्ट्रेस कम करना चाहते हो तो आप ऐसा क्या करोगे, ठीक है? आपके स्टडी का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है, ठीक है? जो आपके स्टडी या जो आपकी स्टडी से पहले चीज़ें हुई है उसमें क्या-क्या चीज़ें मालूम नहीं की गई या किन चीज़ों के ऊपर रिसर्च नहीं किया गया, ठीक है? तो आप उस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपका ये पर्पस होगा। तो ये मेनली आपका इंट्रोडक्शन आता है। फिर इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस पे जाने से पहले यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन है ना, ये भी आपके वैसे इंट्रोडक्शन का ही हिस्सा है, लेकिन इंट्रोडक्शन आपके उसका आपके प्रपोज़ल का या आपके रिसर्च का मेन पॉइंट होता है। अगर आपने यहाँ पे भी रीडर को कन्विंस नहीं किया या आपके जो सामने आप बंदा होगा उसको कन्विंस नहीं किया, तो आपका रिसर्च आगे पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है? क्योंकि वो उसको जब इंटरेस्ट नहीं आएगा या उसको लगेगा कि आपका टॉपिक ही अच्छा नहीं है, तो वो क्यों पढ़ेगा, ठीक है? तो ये इस चीज़ के ऊपर बड़ी मेहनत करनी होती है, ये बड़ा अच्छा बनाना होता है। अच्छा, फिर ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यानी आपका कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए, ठीक है? जिसमें आप क्या करेंगे, डिफाइन मेजरेबल एम्स ऑफ द स्टडी। तो इसमें आप क्या करेंगे, कोई एक ऐसा काम करेंगे जो मेजरेबल हो, यानी आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर काम हो सकता है, ठीक है? एक ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर काम ही नहीं हो सकता और आप उसके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है? तो मेजरेबल चीज़ आप उसमें डिफाइन करेंगे और नॉर्मली हम अपना टॉपिक टू असेस, टू डिटरमाइन, टू कंपेयर या इस तरह के अल्फाज से शुरू करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप कहते हो जैसे हमारा टॉपिक है टू असेस द लेवल ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग हीमोडायनामिक्स इन नर्सिंग स्टूडेंट्स, ठीक है? अब आप यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है? स्टूडेंट्स में हीमोडायनामिक्स की नॉलेज चेक करना चाहते हो, ठीक है? तो ये क्या है,
आपके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आप अपने जो आपके पार्टिसिपेंट्स है उसमें क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लिखा है टू इवॉल्वेट द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्स इंटरवेंशन एंड वाई आउटकम्स, ठीक है। यानी आप कोई दवाई टेस्ट करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये दवाई जब मैं टेस्ट करूँगा तो इसका आउटकम क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको पता है क्या चीज़ होती है, एक एजुकेटेड गेस, ठीक है। आप जो है एक चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाते हो, ठीक है, कि भाई ये ऐसा होगा। अब आप कह रहे हो कि ऐसा होगा तो आपकी बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो हो सकता है। अब दो तरह का हाइपोथेसिस है, एक को हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस जो हम एच ओ से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं एच नॉट या एच नॉट ही कहते हैं, ठीक है, नल हाइपोथेसिस। दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एच ए से लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस ये होता है नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और रिलेशनशिप, कि दो चीज़ों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और आपकी जो है वो बात, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ब्लड प्रेशर का और एक्सरसाइज का कोई वो नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो आपने अपने रिसर्च में ये बात साबित करनी है कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नल हाइपोथेसिस होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये होता है एक्सपेक्टेड डिफरेंस और रिलेशनशिप, या तो आप उसमें डिफरेंस बता रहे होते हो या रिलेशनशिप। जैसे वही बात कि ब्लड प्रेशर का और एक्सरसाइज का आपस में रिलेशनशिप है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल मेंटेन रहता है, तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे रिलेशनशिप है उन दोनों का, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। अब ये दो चीज़ें आपने क्या करनी है, आपने अपने रिसर्च में ये प्रूफ करना होता है, आपने करके दिखाना होता है कि हाँ एक्सरसाइज का ब्लड प्रेशर के ऊपर असर होता है, ठीक है। अब नीचे एग्जाम्पल वही दिया हुआ है कि आप इसमें कहेंगे कि एक में एक का असर नहीं होगा, दूसरे में कह रहे हैं कि असर होगा, तो वो आपके उसके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको बताते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि आप उसमें अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को चेक करते हो, देखते हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसी में जो है वो चैप्टर 2 में ऑपरेशनल डेफिनेशन जो कि चैप्टर 1 का हिस्सा है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशन में आपके पर्पस यानी आपके जो वेरिएबल्स होंगे, जो चीज़ें आप अपने उसमें यूज़ करेंगे स्टडीज़ में, जिस चीज़ की बार बार डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल आप हीमोडायनामिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप हीमोडायनामिक्स की डेफिनेशन उसमें लिख लें अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन कि उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। आप हीमोडायनामिक्स किस चीज़ को कहते हो तो आप उसमें लिख लीजिएगा, ताकि आपको जब आपके रीडर्स उस चीज़ को पढ़ेंगे तो उनको पता हो कि आपके इस वर्ड से क्या मतलब है, क्योंकि आपके रिसर्च में वही चीज़ बार बार रिपीट होती जाएगी, तो आपके रिसर्चर्स को नहीं पता होगा या फिर आपने उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी होगी, ठीक है। तो ये फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो जो एम्बिग्विटीज़ होती है, जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, आप इसको ख़त्म करें और आप अपने वेरिएबल्स को जो आपके स्टडीज़ में है उनको जो है वो डिफ़ाइन करें और उनको जो है एक इस तरह लिखें ताकि समझने वाले को समझ आए। फॉर एग्जांपल इंटरवेंशन एक्स अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो इंटरवेंशन एक्स से मेरा क्या मतलब है कि या तो ये कोई एजुकेशनल प्रोग्राम है जो 10 हफ्ते तक फॉर एग्जांपल चलेगा। अब 10 हफ्ते तक एजुकेशनल प्रोग्राम चलेगा तो ये इंटरवेंशन एक्स हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आगे बार बार उसको रिपीट करेंगे। आउटकम जो है उसका फिर रिजल्ट देखेंगे कोई टूल वगैरह यूज़ करके, ठीक है। तो हर चीज़ को आप डिफाइन करेंगे। एक्स वाई तो आप लिख रहे हो, लेकिन इस एक्स वाई का मतलब असल में क्या है, ठीक है, वो आप उसमें डिफाइन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ प्रपोजल राइटिंग गाइडलाइंस। Thank you for watching. Take care. Bye bye.